12 मई 2026 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 1.4 बिलियन लोगों के साथ एक अपील किया। सबसे पहला अपील ये था कि गोल्ड मत खरीदो। It's an appeal to the citizens. Right. Our currency has depreciated by more than 10-15%. So if you look at our import bill, तीसरी सबसे बड़ी commodity is gold. पहली सबसे बड़ी commodity is petrol. हमने 2013 की गोल्ड क्राइसिस के बारे में सुना है। एंड क्या ये अभी भी वही सिनेरियो है? ये एक प्रिकॉशनरी सिनेरियो है। ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील अभी तक साइन हुई नहीं है। वो जब तक ब्लॉक है तो एवरी डे द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीजेस। भारत का नॉन हाउसिंग डेट मोर देन 3 times ऑफ हाउसिंग लोन। बट सिल्वर 150 के ऊपर है और हम सिल्वर खरीद रहे हैं और गोल्ड की इंपोर्ट कम हो रही है और सिल्वर ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास। ऐसा क्यों हो रहा है? सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी। गोल्ड खरीदना भी सही होगा इन्वेस्टर? स्टैगर्ड मोड में गोल्ड विल ऑलवेज सस्टेन। एक रिटेल इन्वेस्टर या HNI इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए, फिजिकल या डिजिटल? अगर आप एक बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके बैलेंस शीट में 10 से 15% गोल्ड नहीं होना चाहिए। एक रिटायर्ड पोर्टफोलियो, जो रिटायर्ड है उनका पोर्टफोलियो से इक्विटी कितना % रखना चाहिए, या पूरा इक्विटी निकाल के आप उसको लिक्विड या आर्बिट्राज में शिफ्ट करना चाहिए? अगर आपके पास आज इक्विटी है, अभी ना बेचें। तो राहुल, आज मैं नॉर्मल इंट्रो से शुरू नहीं करना चाहता। आज का जो डिस्कशन है हमारा वो कल की खबर है। 12 मई 2026 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 1.4 बिलियन लोगों के साथ एक अपील किया। राइट। सबसे पहला अपील ये था कि गोल्ड मत खरीदो। राइट। और ठीक उसके बाद 48 घंटे के अंदर हमारी गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ के 15% हो गई। राइट। और सिर्फ यही नहीं, DGFT ने गोल्ड जो फ्री था उस पे रेस्ट्रिक्ट करके उस पे अब इट्स नाउ अ रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटी। यस, तो उसमें अब हमें इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए हो। यू नीड अ परमिशन टू दैट। यस। तो अब ऑडियंस को बताओ कि गोल्ड ही क्यों, गोल्ड बाय करने से क्यों मना किया गया, और 5 चीजें और भी चीजें थी जो अपील की गई, वो क्या थी? So on that 12th of May, the PM put it as an appeal. So Yes. it's not a directive by the government; it's an appeal to the citizens. Right. जैसे स्वच्छ भारत अभियान is an appeal; it's not a directive. मैंडेट नहीं था। हाँ, it's not a mandate. It's not a public release. Right. So what the PM has appealed first is कि हम अपने गोल्ड के unnecessary import को कम करें। अब गोल्ड itself is an non consumable item. आप गोल्ड कंज्यूम तो करते नहीं हो, किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं करते हो। सो इट इज़ प्रैक्टिकली एन अनकंज्यूमेबल नॉन एसेंशियल कमोडिटी। इट्स नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी। तो गवर्नमेंट कह रही है आप उसको इम्पोर्ट्स को कम करो, एंड देन उसके बाद ड्यूटी हाइक करेगी, एंड गोल्ड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्री ट्रेड टू अ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडेड कमोडिटी। Beyond this, government also appealed, PM also appealed कि हम अपने edible oils, palm oil वगैरह जो हम बाहर से import करते हैं उसको कम करें, एंड उसके साथ एक हेल्थ के बेनिफिट को जोड़ दिया गया कि that will be more beneficial. We also import a lot of fertilizers, तो फार्मर्स से अपील की कि आप फर्टिलाइज़र कम यूज़ करें एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ फोकस करें। ओके। और भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से अपील की गई कि आप वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करें, मीटिंग्स वर्चुअली रखें, ट्रैवल को कम करें ताकि हम तेल और एनर्जी की खपत कम कर सकें। एंड द लास्ट वन वाज विथ द यंगर पॉपुलेशन टू कर्ब देयर फॉरेन ट्रैवल। राइट। नाउ ऑल ऑफ दिस are linked in a way to our dollar bills. So when we import crude oil, when we import gold, when we go outside India, we spend in dollars. Yes. And dollar is an external commodity for us. And every time we spend money on something which is not indigenously manufactured in India, then we pay in dollars, which is taken from outside India. Right. Double whammy is with the closure of Strait of Hormuz, the price of oil has gone from $60-70 to say $120 plus today, which is twice. And meanwhile, in this period, our currency has depreciated by more than 10-15%. Yes. And both of these are directly correlated. So while imported inflation from crude is widespread across all nations, Yes. Barring a few like UAE, but the Middle East and China may not face, or Russia may not face, or US may not face
that significant impact. But when crude price rises, our economies, the world economy is still not fully functional, barring two of the nations, Germany and China. Most of the nations, developed, developing, emerging, everybody is still dependent on crude for their daily energy requirements. So while in India you turn on your AC at 10 p.m. and turn it off by say 12 midnight or something, or you put a sleep timer. But if you go to the western subcontinent, where the temperature normally goes hovers below 0 degree or something, so you cannot turn off the heater. The heater runs throughout the day, 24 hours. So the energy consumption with lower population over there is very high, and hence the impact of inflation with rising crude prices hits everybody over there. Now coming back to the other few appeals. Now there are two ways of looking at this appeal. There are some people on the street, और से the generic public, general public का देखने का तरीका है कि शादियों का सीजन आ रहा है और जो ज्वेलर्स हैं करोल बाग में या साहूकार पेट चेन्नई में या कलकत्ता के बड़ा बाजार में, ज्वेलर्स बोल रहे हैं शादियों के सीजन के पहले आप लोगों को सोना खरीदने से मना कर रहे हो। जो ट्रैवल इंडस्ट्री वाले हैं वो कह रहे हैं कि शादियों के सीजन के बाद बच्चे हनीमून के लिए विदेश यात्रा करते हैं, आप विदेश यात्रा करने के लिए मना कर रहे हो। एंड एक लोकल हाउस होल्ड में एडिबल ऑयल, आज के दिन सोयाबीन ऑयल वगैरह, क्योंकि हमारी बहुत सारी जनता मिडिल क्लास कैटेगरी के नीचे है जो सस्ता ऑयल परचेज करती है। सो आप उसमें भी एक इम्पोर्ट या एक रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो उसमें। प्लस कोविड के बाद हम बाहर निकले हैं एंड ऑफिस कल्चर शुरू हुआ है। दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर और सब सिटीज़, पुणे में को वर्किंग का कल्चर काफ़ी धड़ल्ले से बन रहा है। एंड इंडिया इज़ एन MSME सॉर्ट ऑफ एक देश हमारा है जो MSME ओरिएंटेड देश है। बड़े व्यापार 4-5 हज़ार 6 हज़ार हैं, लेकिन छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापार करने वाले लोग बहुत सारे हैं। छोटे मध्यम वर्गीय व्यापार करने वाले लोग कोवर्किंग के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू काम कर रहे हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम और करो। अब छोटे व्यापार में क्या है कि जब टीम आपके 7, 8, 10, 15, 20 लोगों की है, फैक्ट्री है, आयरन मेल्टिंग यूनिट है, फोर्जिंग यूनिट है, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम से काम नहीं होगा। आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज की फर्म है और आप कॉलेज से बच्चों को हायर कर रहे हो, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम से काम, क्योंकि हमारे अंदर एक कल्प्रिट है। वर्क फ्रॉम होम मतलब छुट्टी। यस it does not work in our fashion. So one view is कि शादियों के सीजन के पहले सोना मत खरीदो, ट्रैवल मत करो फॉरेन, अगर पैसे कमा रहे हो तो बाहर ट्रैवल मत करो और अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे दो। एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। राइट। सो मैंने आपको वोट दिया इसलिए कि आप मेरे से खाली वोट मांग रहे हो और जो काम करना है वो सब मुझे करना है। दैट्स वन व्यू। अदर साइड ऑफ द व्यू विच इज़ अ इन्वेस्टर्स साइड ऑफ व्यू, मैं निवेशक हूँ और निवेशक के प्रतिपक्ष अगर मैं देखता हूँ, क्या ये प्रॉब्लम है? हाँ है, प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हमारी है। सो कोई भी विदेशी देश हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। आज से कुछ दशक पहले इंडिया वॉज अमॉन्ग्स द टॉप 5 वल्नरेबल नेशंस। आज इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप वल्नरेबल नेशंस। डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ, ना हमारे धरती पे कोई बम पड़ा, जो टैरिफ लगाए गए थे वो वापस रिवर्स कर दिए गए, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इज सिग्निफिकेंट ऑन अस। ये जो हाइक हुई 6 से 15% तक है, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई बजट डिसीजन है? सिर्फ 48 घंटे के अंदर इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है वो? सो इफ़ यू लुक एट आवर इम्पोर्ट बिल, अगर हम अपने इम्पोर्ट का बिल देखें तो हमारे इम्पोर्ट के बिल में तीसरी सबसे बड़ी कमोडिटी इज गोल्ड, पहली सबसे बड़ी कमोडिटी इज पेट्रोल। तो अगर आप हमारा इंपोर्ट बिल देखोगे तो सबसे बड़ी मात्रा में जो हम इंपोर्ट करते हैं दैट इज क्रूड, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बट द सेकेंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट कमोडिटीज आर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरीज एंड गोल्ड। ओके। हमारे इंपोर्ट बिल का लगभग 10% से ज़्यादा हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। और दिस इज अ नॉन एसेंशियल कमोडिटी। यस, राइट। अगर आप एक साल गोल्ड इंपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ फर्क। नाउ आई एम लुकिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। राइट। मैं एक पिता की अहमियत से इस मुद्दे को नहीं देख रहा हूँ जिसकी बिटिया की शादी अब होने वाली है। देखिए वो एक इमोशनल मुद्दा है। एक पिता की अहमियत से देखूंगा कि मेरी बिटिया को मैंने
पाल पोस कर 30 साल बड़ा किया, आज उसकी शादी में मैं सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हो, तो मैं वो डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। मैं एक इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। कुछ लोगों की मजबूरी होगी इस समय पे सोना खरीदना, लेकिन 140 करोड़ के लोगों की मजबूरी नहीं है इस समय सोना खरीदना। अगर एक ओवरऑल लेवल पे हम उसको कर्व करें तो हम अपने गोल्ड के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। गोल्ड, एवरी ounce of gold that we import is paid in dollars. Right. So we will require less number of dollars in that case. यहाँ पे एक और तर्क जो आप में से अभी सेशन से पहले कर रहे थे कि भाई सरकार हमें तो इंपोर्ट कम करने के लिए कह रही है, लेकिन सरकार गोल्ड और इंपोर्ट कर रही है। तो इसके पीछे का मुद्दा हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे पास करीब 690 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व्स है। आज से 20 साल पहले हमारी ये फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग 72% ऑफ द रिजर्व्स वेर इन यूएस डॉलर्स। 72% रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में थे। इन 20 सालों में आउट ऑफ दैट 72%, नाउ टुडे 56-57% इज इन डॉलर्स। तो सरकार अपने रिजर्व की क्वांटिटी को नहीं कम कर रही है, रिजर्व में गोल्ड और डॉलर के प्रोपोर्शन को कम कर रही है। सो गोल्ड बढ़ा रही है और डॉलर के प्रोपोर्शन को कम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने देखा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डी डॉलरेशन। आपने बहुत बार सुना होगा ये शब्द डी डॉलरेशन, व्हेन इकोनॉमीज मूव टू मेंटेन देयर रिजर्व्स नॉट इन अ ग्लोबली एक्सेप्टेबल कमोडिटी बट इन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज गोल्ड। सो जब ऐसा होता है तो डॉलर का दबदबा कम होता है, और ऐसे होने की वजह से टैरिफ के इम्पोजिशंस का इम्पैक्ट और कम होगा। क्या श्रीलंका आज भारत पर टैरिफ लगा सकता है? क्यों? क्योंकि हमारे पास श्रीलंकन कमोडिटी में रिजर्व्स नहीं है। यूएस लगा सकता है। दूसरी बड़ी इसमें विडंबना यह है कि हमारे पास रिजर्व्स तो 690 बिलियन डॉलर्स के ही हैं, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि रुपए की वैल्यू कम हो गई। राइट। ना चाहते हुए भी हमारे रिजर्व्स कम हो गए, रिजर्व्स की मार्केट वैल्यू कम हो गई, एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई। हमने 2013 की गोल्ड क्राइसिस के बारे में सुना है। आप ऑडियंस को बताओ कि क्या हुआ था, एंड क्या ये अभी भी वही सिनेरियो है 2013? इट्स नॉट अ गोल्ड क्राइसिस, इट्स नॉट अ 2013 सिनेरियो वेयर इट्स अ गोल्ड क्राइसिस। टुडे द सिनेरियो इज ये एक प्रिकॉशनरी सिनेरियो है। डॉक्टर के पास गए, उसने आपको देखा, उसको लगा कि आपको फीवर है, एंड ही डिड सम टेस्ट एंड बताया कि आपके लिवर में प्रॉब्लम है। लिपिड प्रोफाइल इज नॉट ओके, इट इज ऑन द मार्जिन लाइन, सो इट इज प्रिकॉशनरी। तो वहां पे डॉक्टर आपको हिदायत देता है कि तला हुआ कम खाएं, मिर्च मसाले कम खाएं। सो दिस अपील इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग टुडे। इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर, and if you look at it from a macro perspective, from a bird's eye view, from a global bird's eye view perspective, हमारे आसपास के देशों में तेल उपलब्ध नहीं है। इंडोनेशिया में सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं है। Yes. हमारे यहाँ अभी भी गाड़ियाँ आराम से चल रही है, फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल इजीली अवेलेबल है। कुछ जगहों में एलपीजी की सिलेंडर की मारामारी है, बट दैट इज़ अ होर्डिंग विच इज़ हैपनिंग, बट अदरवाइज एलपीजी पीएनजी की सप्लाई कहीं लिमिटेड नहीं है। राइट। सो we are in a scenario where we are moving towards a black hole sort of a scenario. ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील अभी तक साइन हुई नहीं है। ओके। जब तक वो डील साइन नहीं हो रही है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, विच इज़ द ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक फॉर क्रूड ऑयल एंड एनर्जी ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशंस, वो जब तक ब्लॉक है तो एवरी डे द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीजेज। एवरी डे whichever ships are there, उनका मेंटेनेंस, उनका इंश्योरेंस का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। अल्टीमेटली कंज्यूमर इज द वन हु पेज द प्राइस ऑफ दैट, एंड एवरी $10 क्रूड के प्राइस इंक्रीज होने पे हमारे इन्फ्लेशन में 40 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट होता है। यस। $60 से अभी जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन अभी हम 4% के आसपास देख रहे हैं, ±1%, दैट इज अकाउंटेड फॉर कीपिंग crude price at $70-80. Today the crude is already at $120. The longer this settlement is delayed, the price continues to remain at a higher level of $120 or something more. The more period of time the price continues to hover above $120, the impact on direct prices of crude and energy, and the indirect impact on all the commodities which are delivered to our doorstep with Swiggy, Zomato, जो हमारे घर पे राशन आ रहा है, दाल आ रहा है, चावल आ रहा है, पानी आ रहा है, everything is transported with the help of that to the last mile. आप घर से ट्रैवल फ्यूल बेस्ड कार पे करते हो,
सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन दैट। आपके घर पे अगर बिजली आ रही है तो बिजली के मीटर की रीडिंग करने वाला जो बंदा आता है वो मोटरसाइकिल पे आ रहा है, तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल ही डल रहा है। तो वॉट एवर पेट्रोल वी इम्पोर्ट, अराउंड मोर देन हाफ ऑफ इट गोज इनटू कंजम्पशन via motorcycles, and the remaining half of that, a bigger portion, goes into consumption by cars. So if we reduce travel, like in case of COVID के टाइम पे क्या हुआ था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल एकदम अनियमित मात्रा में उपलब्ध था. Yes. So these are few measures which are coming today as a precautionary measure, and we have to look at it from an investor's perspective, not from an individual's perspective कि मैंने वोट दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम इस सिचुएशन के अब हम इस भयंडर के बीच में हैं. अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला. Yes. अब ये समय है सतर्क होकर के संयम रखने का. और इस समय एक निवेशक बन के अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करे और अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से सुदृढ़ बनाए, क्योंकि सिर्फ ये एक ही भयंडर नहीं है जो हम देख रहे हैं. इसके बियॉन्ड हम डिस्कस कर रहे थे, एक और बड़ा भयंडर हमने खुद क्रिएट किया है. आप जानते हैं क्या? क्रेडिट क्राइसिस. ओके. भारत का नॉन हाउसिंग डेट मतलब जो लोन हम ले रहे हैं घर बनाने के लिए नहीं, किसी और भी चीज के लिए. क्रेडिट कार्ड डेट, ट्रैवल डेट, पर्सनल लोन्स एक्सेट्रा. सो आपको आइडिया है कि हाउसिंग लोन और नॉन हाउसिंग लोन में कितना फर्क होगा, कौन सा ज्यादा होगा? होम लोन. आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हमारा होम लोन बर्डन ज़्यादा, क्योंकि एक बार आप होम लोन लेते हो तो करोड़ रुपए में जाता है या लाखों में जाता है, और पर्सनल लोन 1 लाख 2 लाख 50,000 का जाता है. फैक्ट इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी. आज हमारा नॉन हाउसिंग लोन इज एटलीस्ट मोर देन 3 times of housing loan. Housing loan is only 12 to 15% of GDP. Non-housing loan is more than 30% of GDP. I got. दूसरा फैक्ट, जो लोग नॉन हाउसिंग लोन ले रहे हैं, एक पर्सनल लोन ले रहे हैं 50,000 का, ऑन एन एवरेज उन लोगों के पास 3 से ज़्यादा लाइव लोन्स हैं. 3 से ज़्यादा लाइव लोन्स हैं. कौन है ये लोग? बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, सिकंदराबाद, इंदौर, पुणे में काम करने वाले गिग वर्कर्स, मुंबई में काम करने वाले गिग वर्कर्स, या नई जनरेशन हु आर टेकिंग लोन to satiate their immediate consumable demand. These are consumable loans. आपने लोन लिया और एक फॉरेन ट्रैवल कर दिया, पैसे तो उड़ गए, EMI तो चुकानी पड़ेगी. उस सिनेरियो में नाउ दिस इज द लोन बर्डन. अब इसको आप कोरिलेट करो साथ में कि इस सिनेरियो में आपने लोन लेकर के खर्च कर दिया. क्यों? क्योंकि आपको तनख्वाह मिल रही थी. IT कंपनीज ने हायरिंग बंद कर दी और जॉब कट करने शुरू कर दिए. अब आपकी EMI चल रही है, तनख्वाह बंद हो गई, क्या होगा? We are probably on the verge of a deep debt crisis. 2008 वाले क्राइसिस के बाद probably that was an institutional debt crisis. This we are going into a retail debt crisis, and ये हमने खुद मैन्युफैक्चर किया. हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके अपने कंजम्पशन के खर्चे को क्रेडिट से फाइनेंस किया. एंड वी आर आवरसेल्व्स गेटिंग इनटू दिस ट्रैप. ना चाहते हुए भी, इफ यू ऐड द सुपर लेयर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स टुडे, आज इंटरेस्ट रेट्स वापस 2022 के लेवल पे पहुंच गए हैं. इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से आपकी EMI के ऊपर इम्पैक्ट आएगा इमीडिएटली, राइट अवे. आपकी EMI बढ़ रही है, आपकी सैलरी कम हो रही है, या सैलरी बढ़ नहीं रही है, या जॉब चली गई है. नाउ यू क्लब ऑन वन साइड द गवर्नमेंट इज अपीलिंग यू टू कंज्यूम लेस. ऑन द अदर साइड you yourself are not in a position to consume more. And we are a consumption driven economy. एक कमरे का मकान है तो 2 कमरे का लेना है, कंजम्पशन. ईंट, बालू, पत्थर, स्टील, सीमेंट, सरिया सब लगेगा. 2 कमरे का मकान है तो 4 का लेना है. 4 कमरे का मकान है तो नया रेनोवेशन करना है. रेनोवेशन है तो गाड़ी बड़ी करनी है. वी आर अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. We are still dependent on steel, cement, aluminium, copper, mines, minerals. डेक्कन प्लेटू है ना भारत, माइंस एंड मिनरल्स ही है हमारे पास, और उसमें से ज़्यादातर हम खुद ही खपत कर रहे हैं. More people are moving from rural areas to suburban, and from suburban to urban, and more people moving to urban means more modernization of small living spaces.
यस। एरिया स्क्वायर फीट वही है, लेकिन उसका रिकंस्ट्रक्शन अलग तरीके से किया जा रहा है। पुराने ऑफिसेस में जाओगे आप M10L के, फूड कॉर्पोरेशन के, तो ऐसा रिसेप्शन नहीं होगा। इससे बड़ा रिसेप्शन होगा, मतलब इससे 50 गुना बड़ा रिसेप्शन होगा, लेकिन इतना अच्छा लेआउट नहीं होगा। यहाँ छोटे रिसेप्शन को अच्छा दिखाने के लिए बड़ा ले, इसमें पैसा लगता है, और ये पैसा हर साल रेनोवेशन में लगता है, एंड विच इज कंज्यूम्ड। So we are in वापस coming back to our original discussion. So we are into a trap where if we consume we are dead. If we do not consume we are हम अधमरे हैं। खाया तो मरे, नहीं खाया तो अधमरे। इतनी सारी आफतें हैं। आप इन्वेस्टर के हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। इतनी सारी आफतें हैं, और मेजर 3-4 आफतें जो दिखती हैं, रुपीस गिर रहे हैं, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर है। इस केस में इन्वेस्टर कहाँ जाए? और कुछ हमें नंबर के साथ बताओ आप कि पैसे की वैल्यू कम हो रही है, प्राइस, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर है, तो कुछ नंबर के साथ। यहाँ पे मैं एक चीट शीट लेनी पड़ेगी जो एक HNI इन्वेस्टर फॉलो करता है। एक HNI इन्वेस्टर ऐसे समय में आपदाओं का फायदा उठाता है। मार्क मोबिस ने कहा है, be greedy when everybody is fearful, be fearful when everybody is greedy. This is the time when everybody is fearful. Yes. Everybody is fearful. Right. क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और इसके कैस्केडिंग डोमिनो इम्पैक्ट एक आम नागरिक तक पहुंच रहा है। Everybody knows it. अच्छी बात यह है कि पहुंचने के साथ साथ आप सतर्क और सावधान भी होते हो, और आपकी बुद्धिमत्ता काम करती है वहाँ पे। जब वो काम करते हैं तो आप सोचते हो कि जब बाजार गिर रहा है, आज के दिन एक साधारण निवेशक इतना जरूर समझ गया है कि बाजार जब गिर रहा है तो डरने का समय। राइट। लेकिन वो नागरिक ये नहीं समझा है कि बाजार अगर गिर रहा है तो सामने डेड एंड है और गिरता रहेगा। IT कंपनियां, टॉप IT कंपनियां की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बिग विग्स, TCS, HCL, कॉग्निजेंट, विप्रो की बात कर रहा हूँ, इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ, मिड टियर IT कंपनी, वो गिर रही हैं, गिर चुकी हैं, काफ़ी 30, 40, 50% डेप्रिसिएशन हो गया है। तो क्या उनमें खरीदना चाहिए? खत्म हो गया है वो। वो बिजनेस मॉडल रिवाइव जब तक नहीं करेगा तब तक खत्म है वो। अभी भी कल किसी बड़ी IT कंपनी ने पे बैक अनाउंस किया है। सो दे आर स्टिल गिविंग अवे मनी, दे डोंट हैव मनी टू री इन्वेस्ट। व्हेन वी आर नॉट पुटिंग दैट मनी बैक, सो इट्स अ डेड एंड। और हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, बट यहाँ पे एक आम निवेशक को अगर ये नहीं पता कि सरकार ने ऑलरेडी गिफ्ट सिटी के जरिए विदेशी बाजार में निवेश करने का माध्यम खोल दिया है। एक आम निवेशक $4-5 से शुरू कर सकता है, और उसके बाद टॉपअप उसमें $500 से भी कर सकता है। $500 मतलब 50,000 रुपये, 45,000 रुपये से आप टॉपअप कर सकते हो। आज के समय में जब हमारा देश इस विडंबनाओं से गुजर रहा है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, दिस इज़ अ फेज। एंड आप हिस्ट्री उठा के देखिए, हर देश इस तरीके की विडंबनाओं से गुजरता है और फिर निखरता है, बाहर निकलता है। एवरी ब्लो मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर। सो वील कम आउट विद दिस वेरी स्ट्रॉन्ग। जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए तो उसके बाद में हमने अडॉप्ट किया, एंड नाउ इंडिया बिकेम द बिगेस्ट सर्विस डिलीवरिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एंड विथ AI, द काइंड ऑफ अडॉप्शन विच वी आर डूइंग, इंडिया इज द हाइएस्ट AI कंज्यूमिंग इकोनॉमी। एवरीबडी फ्रॉम रिक्शा वाला to a multinational CEO is consuming AI, और इसका फर्क दिखेगा। We will be the implementers of AI for the world. We will create models, projects on Claude, Grok, etc. to implement and improvise the life of people who are trying to extract more out of AI. But this is a transitory phase. इस transitory phase में एक निवेशक के तौर पे भारतीय बाजार में इक्विटी में आपको पैसा बनता हुआ नहीं दिख रहा। भारतीय बाजार में डेट में इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से आपका पैसा डेप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। इस समय गोल्ड खरीदना आपके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने शिखर पे बैठा है। सिल्वर आप खरीद नहीं सकते क्योंकि वो शिखर के ऊपर हवा में तैर रहा है, गिरेंगे। जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डील साइन होगी, ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील साइन हुई, उसी दिन देयर कुड बी 5, 10, 15% करेक्शन इन द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इमीडिएटली। बट सिल्वर 150 के ऊपर है और हम सिल्वर खरीद रहे हैं और गोल्ड की इंपोर्ट कम हो रही है,
और सिल्वर ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा क्यों हो रहा है? सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी. ओके, वी डिड इनटू आवर अर्लियर पॉडकास्ट. सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जो गाड़ियों की बैटरीज में, मोबाइल फोन्स में, टीवीज में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, कोई भी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी का प्राइस एक लेवल से ऊपर जाने से वो अनवायबल हो जाती है. लोग ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच करेंगे. अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैल्यू, अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट वैल्यू एक पेट्रोल व्हीकल से 4 गुना ऊपर हो जाएगी तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदोगे. सो एंड इन दैट one of the major components would be silver, which goes into the battery and other things, right? So silver goes beyond 4 lakh rupees, then it becomes unsustainable to maintain. Yes. So coming back to our original discussion, in this scenario when we are going through, as an investor, what you have to do is you have to migrate your portfolio from investments which are not performing to investments which are performing. पिछले साल भर में foreign markets में ताइवान, चाइना, जापान, NASDAQ, Dow Jones, Europe has given phenomenal returns. Yes. Phenomenal. yes. Why are you not investing over there? जिन्होंने पैसा निवेश किया, हमारे निवेशकों में से जितने लोगों ने निवेश किया, आज उनका पैसा 3 गुना 4 गुना हो गया. इट्स नॉट 30%, इट इज 300%, 400%. जिन्होंने 1 करोड़ लगाया आज वो 4.5 करोड़ पे बैठे हैं. सो इट्स अ टाइम व्हेन see market will go through peaks and troughs. peaks और troughs आप डिजाइन नहीं कर सकते. 28 फरवरी तक सब कुछ अच्छा था. 28 फरवरी के बाद सब कुछ खराब हो रहा है. क्या ये सब कुछ, क्या ये डेड बर्डन इंडिया ने आज लिया है? नहीं, ये तो पहले से था ना. लेकिन क्या है ना कि जब आप एक पॉजिटिव टेरिटरी में होते हो तो सब कुछ चलता है. जब आप नेगेटिव टेरिटरी में तो सब कुछ क्लियर होने लगता है. सो नथिंग टू वरी अबाउट दिस. We are a self-sufficient, consumption-driven economy. We are not heavily dependent on selling our manufactured products to outside India. जब हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कोई खास दिक्कत नहीं. और हम तो ग्राहक है ना. चाइना विक्रेता है, चाइना इज द सेल्स पर्सन. तो हमेशा ग्राहक का हाथ ऊपर होता है. कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान है, कस्टमर इज द किंग. तो हम तो कस्टमर है बॉस. तो हम तो चलते रहेंगे. चाइना को माल अगर बेचना है, उसको अपने खिलौने बेचने हैं, लेगो बेचना है, कपड़े बेचने हैं, जूते बेचने हैं, तो पॉलिस्टर बेचना कहाँ बेचेगा? इंडिया में बेचेगा ना. तो वी आर अ कंज्यूमर. हम तो चलते रहेंगे. बस हमें इस साइकिल से बाहर निकलने की जरूरत है. और इस साइकिल से निकलने के लिए ये जो अपील की गई है, ये अपील इज ऑल्सो फॉर्मिडेबल even from an individual perspective. If you postpone these non-essential demands for 6 months, 1 year, you will be able to create some reserves. And financial planning में हम कहते हैं कि कम से कम 6 महीने से लेकर के 24 महीने तक का रिजर्व आपके जेब में होना चाहिए. ऐसे सिनेरियो में वो रिजर्व्स आपको हेल्प करते हैं. ये सिनेरियो दरवाजे पर दस्तक देके नहीं आता. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी को बोल करके क्लोज नहीं हुआ और किसी ने सोचा नहीं था कि उसके क्लोजर का इतना लंबा और इतना भयानक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा. बट हम देख रहे हैं. तो अब अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, इट विल बी डेवास्टेटिंग. इट विल बी रियली रियली डेवास्टेटिंग. एक और चीज़ है, डॉलर के रिजर्व जो है उस 25 साल में शेयर कितना गिरा होगा? डॉलर के जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं 25 साल में शेयर कितना गिरा होगा? शेयर मीन्स इक्विटी शेयर्स. You mean to say that the appreciation in equity vis-a-vis the depreciation in dollar? Right. It is phenomenal. From an Indian investors, एक भारतीय निवेशक के लिए डॉलर में निवेश करना हमेशा फायदेमंद रहा है, क्योंकि भारतीय करेंसी कभी डॉलर के अगेंस्ट एप्रिशिएट हुई ही नहीं. ओके. आज़ादी के समय $1 1 रुपया था, आज 100 हो गया है. एंड इट्स अ कांस्टेंट ट्रेंड. कॉन्स्टेंटली हमारी करेंसी डिप्रिशिएट. तो जब आप इसको एक साधारण तरीके से समझे, आपने 100 रुपये विदेशी बाजार में निवेश किया. अब क्या होगा? वो 100 रुपये डॉलर में कन्वर्ट होगा. मान लीजिए आज डॉलर की वैल्यू 100 रुपये है. $1 में 100 रुपये. तो आपने 100 रुपये में $1 लेकर के एक एप्पल का शेयर खरीदा. अब एप्पल के शेयर की वैल्यू डबल हो गई, एक का $2 हो गया. ठीक है. मीनवाइल हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट हो गई. 100 रुपये जो $1 के बदले में देने पड़ते थे, अब 110 हो गए. अब एप्पल के $2 का शेयर जब आप बेचोगे तो उसके बदले में आपको 200 नहीं 220 रुपये मिलेंगे. तो आपने डॉलर में भी कमाया और डॉलर से जब इंडिया में उसको कन्वर्ट किया तो करेंसी के डेप्रिशिएशन से आपको फायदा हुआ. And that is why people who have invested into foreign investments, while the foreign portfolio have given like say 150, 160 or 100 or 200% return, there is more return into their portfolio because of the conversion. एक और चीज़ें हैं, दुबई में गोल्ड $107 ऐसा है कुछ, और हम दिल्ली मुंबई में बैठ के क्या फील कर रहे हैं, ये ट्रांसमिशन चल रहा है. Right. तो
इसके पीछे का क्या रीजन है? Now with curb in gold imports, what will happen is कि दुबई, कोलंबो, श्रीलंका, चेन्नई, ये जो इंपोर्ट की चोरी के जो रूट्स हैं वो खुल जाएंगे। देखिए, गोल्ड में इंडिया का कंजम्पशन कम कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गोल्ड कौन खरीदता है? जो वेल टू डू कैटेगरी में है, और जो वेल टू डू कैटेगरी में है उसे तेल के दाम बढ़ने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसे इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो ही विल बाई गोल्ड फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग और फॉर हिज सन्स एनिवर्सरी और वट एवर इट इज। बट जब उसको सोना खरीदना है तो सप्लायर तो किसी भी माध्यम से मिले वो लेकर के देगा। सो द रिस्ट्रिक्टेड वे ऑफ इम्पोर्टिंग गोल्ड, कस्टम्स की चोरी वगैरह के तरीके वो बढ़ेंगे इस केस में। एक रिटायर्ड फैमिली की बजट, ये इंपोर्ट की इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, सब जो उन जगहों पे है, कौन सी ऐसी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, और वो कौन सी फर्स्ट चीज़ें हैं जो उनकी बजट पे इम्पैक्ट कर रहा है? हम हमेशा से लोगों को गाइड करते हैं कि अगर आप रिटायर हो रहे हो तो पैसा बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में डालें। राइट। आज के दिन बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में रिटर्न आ रहा है 2%। यस। हमारे रिटायर्ड क्लाइंट्स जब वो कह रहे हैं कि यार राहुल, अगर इन्फ्लेशन 7% है और अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 2% कमा रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? पहले ये समझने की ज़रूरत है कि 2% क्यों हुआ। इंटरेस्ट रेट जब ऊपर गए 6.1 से इंटरेस्ट रेट्स आज 7.1, हम मैं 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट कट करने के बावजूद इंडिया में डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट ऊपर हो गया। कितना ऊपर हो गया? 2022 के लेवल पर हम वापस चले गए। तो 2022 के आसपास हमारा 7.1 के आसपास का लेवल था। उसके बाद आरबीआई ने बहुत सारे रेट कट वगैरह किए, सिचुएशंस इंप्रूव हुई, इकोनॉमी इंप्रूव हुई, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट 6.1 के लेवल तक आए थे। 100 बेसिस पॉइंट डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इज अ फिनोमिनल फैक्टर। आज वो 4-5 साल की मेहनत वापस पूरी जीरो हो गई। जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो क्या हुआ? आपके पास जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, बॉन्ड सिक्योरिटी, उसका कूपन में डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका मार्केट प्राइस कम हो गया। ओके। मार्केट प्राइस कम होने की वजह से आपको 7 रुपए का कूपन तो मिल रहा है, लेकिन 3 रुपए आपके सिक्योरिटी के वैल्यू लॉस हो गई। जैसा हम देखते हैं इक्विटी में आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, वैल्यू 90 हो गई, तो आपको पता है कि वो 90 की वैल्यू वापस 100 पे जाएगी ही जाएगी। लेकिन इक्विटी में ये संभावना है कि वो 80 या 90 की वैल्यू 100 पे जा सकती है, नहीं भी जा सकती है। दीवान हाउसिंग जैसी कंपनी निकली तो वो वापस 100 की वैल्यू को कभी टच नहीं करेगी। बॉन्ड में क्या है? आपने सरकारी बॉन्ड या बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड अगर खरीदा तो वो फंड मैनेजर उस पोर्टफोलियो में उस बॉन्ड सिक्योरिटी को खरीद रहा है विथ एन होल्ड टू मैच्योरिटी सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। होल्ड टू मैच्योरिटी मतलब आपने बॉन्ड खरीदा 100 रुपए का, 7 रुपए का कूपन आपको हर क्वार्टर मिलते जा रहा है, और 4 या 5 या 10 साल के बाद में वो बॉन्ड मैच्योर होगा। जब वो बॉन्ड मैच्योर होगा तो आपको 100 रुपए ही मिलेंगे। आज उस बॉन्ड की ट्रेडिंग मार्केट में 95 पे हो रही है, लेकिन आपको मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल वैल्यू ही मिलेगी। तो आज का जो बॉन्ड में जो लॉस है वो इक्विटी के तरीके का नहीं है कि वो लॉस, दैट्स अ नॉशनल लॉस एंड इट विल रिकवर। जैसे ही ये सिनेरियो छटेगा, जैसे ही ये घटा जो छाई हुई घटा है ये हटेगी, जैसे ही देयर विल मोर क्लैरिटी ऑन एनर्जी प्राइसेस, it will recover, interest rates will come down, and you will see banking and PSU debt funds which are currently giving 2-3% give you 12-13% return. This is a gold mine. आज के दिन बॉन्ड बाजार निवेश करने के लिए इक्विटी से ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, बट यू नीड टू हैव पेशेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड इफ यू हैव क्रेडिबिलिटी। बॉन्ड मार्केट मतलब हर कोई बॉन्ड नहीं, वी टॉकिंग ऑफ ओनली gold standard bonds, sovereign bonds, bond issued by public sector companies, bond issued by say municipal bodies, bond issued by central government, state governments, वो बॉन्ड जिनमें डिफॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर। अभी 4 ऑर्डर इफेक्ट जो लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और ये आज से 12 महीने 18 महीने बाद ये लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा? लोग इतने टाइम बाद अभी जो ये इफेक्ट है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है, बट वो डिस्कशन इकोनॉमिक एंगल्स में, इकोनॉमिक पॉडकास्ट में चल रहा है। ओके। अखबार में नहीं चल रहा है। अखबार में भी चलता है, मिंट और द इकोनॉमिस्ट जैसे अखबारों में कॉलम्स आते हैं, बट वो जो एडिटोरियल पेज है एक अखबार का वो कोई नहीं पढ़ता। हम देखते हैं सोशल मीडिया और हम चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए हमें वो ज्ञान मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ये किताब है ब्रेक पॉइंट, सौरभ मुखर्जी ने लिखी और उन्होंने वो हाईलाइट किया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इंडिया इज राइटिंग डेट बटन। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन ऑन रिटायरिंग सीनियर सिटीजन, अगर आप आज रिटायर हो रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है इस समय
दो चीज़ों से अपने पैसे को बचाना। एक, फ्रॉड। ओके। फ्रॉड इज द बिगेस्ट रिस्क। आपके अकाउंट में अगर बड़ी धनराशि आ रही है, यू आर प्रोन टू फ्रॉड्स। सबसे पहले उस पैसे को खाते से गायब करना है, कहीं ऐसी जगह निवेश कर दे जहां डेप्रिसिएशन कम हो। दूसरा, उस पैसे को इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्ट करना है। रिटायर होने के बाद अगर आपने 3 साल पैसा प्रोविडेंट फंड में छोड़ दिया तो आप 8% कमा रहे हो लेकिन आप 30% टैक्स दे रहे हो। जो कमा रहे हो वो अक्रूवल है लेकिन टैक्स कैश है, सो यू आर गेन एंड लॉस। आज रिटायर होने वालों के लिए जो पहला स्टेप होना चाहिए, अगर आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया है कि आप पैसे कहाँ निवेश करना चाहते हो, सबसे पहले अपने पैसों को एक लिक्विड म्यूचुअल फंड या एक आर्बिट्राज फंड में डाल के छोड़ सकते हो। ओके। अगर आप, कुछ लोग हैं जो रिटायर होने के बाद भी सेवा में रहते हैं, एडवाइजरी या कंसल्टेंसी के जॉब करते रहते हैं, तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी इनकम मिलती रहती है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो दे स्टे इन द 30% ब्रैकेट। जो रिटायर होने के बाद भी 30% ब्रैकेट में आ रहे हैं, वो अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस को प्रोविडेंट फंड में ना छोड़े, वहां से निकाल करके एक आर्बिट्राज फंड में डाल दे। आर्बिट्राज फंड में आपको 6-7% का रिटर्न मिल जाएगा और वो रिटर्न आपके इक्विटी के टैक्सेशन में 12.5% पे टैक्सेबल होगा। So you don't pay 30% tax, you pay only 12% tax. Your tax value, your taxation comes down by 30%. 3 times आपका टैक्स कम हो गया। रिटायर होने के बाद जो कहीं और जॉब नहीं कर रहे हैं या रिटायर होने के बाद जो 30% ब्रैकेट में नहीं है, वो इस पैसे को लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। कब तक के लिए? आने वाले 6 महीने, साल भर के लिए। जब तक ये ऑयल क्राइसिस क्लियर नहीं होता। इन 6 महीने के बाद में आप इस पैसे को लिक्विड म्यूचुअल फंड से अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़ा इक्विटी और थोड़ा बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ओके। हमने रिटायरमेंट में बकेट स्ट्रेटजी बहुत सुना है, तो इस सिनेरियो में उस बकेट स्ट्रेटजी में जो बकेट होती है, कौन सी बकेट किस चीज के लिए है, वो एक्सप्लेन कर दो। सो देयर आर लाइक 3 बकेट्स। फर्स्ट बकेट इज योर इमीडिएट बकेट। रिटायर होने के बाद तनख्वाह आनी बंद हो गई, यू नीड मंथली इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। तो रिटायर होने के बाद अपने 2 साल का खर्चा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखें। ओके। अगर आप लाख रुपए खर्चा करते हो, 24 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में रख दीजिए। दैट इज द बकेट नंबर 1। इससे आपका अगले 2 साल का खर्चा नियुक्त हो गया और आपको जो भी आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, लिक्विड हो, आर्बिट्राज हो, डेट फंड हो, इक्विटी हो, ग्लोबल इक्विटी हो, गोल्ड हो, आपको उसे टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट। दूसरी बकेट है, रिटायर होने के बाद भी आपके कुछ खर्चे बाकी हैं। बिटिया की शादी करनी है, बेटे का फॉरेन एजुकेशन बाकी है, घर का रिनोवेशन बाकी है, आपने एक फिलैंथ्रोपिक संस्था चालू की है, उसके कुछ खर्चे हैं। उन पैसों को अपने आप से डिटैच कर दें। ओके। तो अगर आपको आप 3 करोड़ रुपए लेके रिटायर हो रहे हो और रिटायरमेंट के बाद आपको 30 लाख रुपए इन सब चीज़ों पे खर्च करना है, उस 30 लाख रुपए को एक अलग रख दीजिए, अपने आप से अलग कर दीजिए कि उस पैसे को मैंने जी खर्च ही करना है बच्चों पर या समाज पर या अपने आप पर, जो भी है, अपने घर के रिनोवेशन पे। तीसरी बकेट आती है आपकी ग्रोथ बकेट। अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टूवर्ड्स योर फैमिली एंड सोसाइटी इज डन बाय बकेट 2। आपकी जो खुद की रिक्वायरमेंट है 2 साल की, दैट इज डन बाय बकेट 1। बकेट 3 में वो पैसा आएगा जो आपको रिटायरमेंट के सेकेंड फेज में काम आएगा 2 साल के बाद। इस बकेट में आज के सिनेरियो में यू शुड हैव 40% इक्विटी। ओके। बिकॉज वैल्यूएशंस आर वेरी लो। ये 40% इक्विटी आपको स्टैगर्ड मोड में बिल्ड करना है। ओके। You should have 15 to 20% in gold, silver and global equity. गोल्ड खरीदना भी सही होगा इन्वेस्टर। स्टैगर्ड मोड में गोल्ड विल ऑलवेज सस्टेन। सी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डी-डॉलराइजेशन। अभी भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में 67% is US dollar. Okay. And same is the case with other global nations. De-dollarization is when the impact of dollar gradually reduces and it does not happen in one day. It happens over decades. आने वाले दशक में इस तरीके के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, कल स्ट्रेट ऑफ मलक्का होगा जहाँ से चाइना के ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। सो दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। So gold is an essential part of your portfolio and it does not mean physical gold. हम Indians physical gold को value नहीं कर पाते हैं। Okay. पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड एंड सिल्वर होना चाहिए। सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी विद एक्सटेंसिव यूजेज अक्रॉस इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड AI. So that should be there and global equity should be part of your portfolio. Very many segments, rare earth, minerals, airline manufacturing companies, media giants, AI, chip manufacturing, ये सब इंडिया में है ही नहीं. So that should be there with the help of global
in your portfolio. एक और चीज है, पीएम ने गोल्ड खरीदने से मना किया और अगले दिन गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई 6% के आसपास। ये तो स्वाभाविक है ना, ये तो स्वाभाविक है। एक रिटेल इन्वेस्टर या एचएनआई इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए, फिजिकल या डिजिटल? कुछ फिजिकल गोल्ड, देखिए अगर आप एक बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके बैलेंस शीट में 10 से 15% गोल्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक आम हिंदुस्तानी की बैलेंस शीट उठाओगे तो उस बैलेंस शीट में आपको 85% गोल्ड और प्रॉपर्टी दिखेगी। ओके। प्रॉब्लम यह है कि हम गोल्ड खरीदते हैं लेकिन उसे लॉकर में रख देते हैं और हम उसे कभी वैल्यू नहीं करते। आप और मैं यहाँ बैठ के कभी बता नहीं पाएंगे कि हमारे घर में एक्चुअली कितना तोला या किस वैल्यू का सोना है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब वो सोना पोर्टफोलियो में होता है तो ऐसे डिस्ट्रेस सिनेरियो में आपका इक्विटी नुकसान में है, आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो नुकसान में है, वो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को नुकसान में जाने से रोकता है। yes. और वो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। जब आपको आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, उसमें थोड़ा इक्विटी है, थोड़ा डेट है, थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर है। okay. अब उस 1 करोड़ में से गोल्ड एंड सिल्वर 15-20 लाख है, लेकिन वो 15-20 लाख आज 3 गुना हो गया, तो बाकी दोनों के लॉस को एब्जॉर्ब करेगा। सेंटिमेंटली जो आपने तीसरी बकेट बनाई, उस तीसरी बकेट को लॉस में जाने से रोकेगा, रेड में जाने से रोकेगा। यू विल बी मोर इंक्लाइन टू कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। आज के दिन टॉप लाइन आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना वुड बी डिफिकल्ट, बट देर आर अदर मिड टियर स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स विच आर डूइंग फिनोमिनली वेल। पर हवा ऐसी है कि सब नीचे गिरे पड़े हैं। अब दिस इज अ वैल्यू अपॉर्चुनिटी टू बाई। आज के दिन पूरा भारतीय शेयर बाजार वैल्यू अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया। okay. अगर आप आज नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? लेकिन आज खरीदने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड देगा। आपके लॉकर में पड़ा हुआ गोल्ड पोर्टफोलियो को सस्टेन नहीं करेगा। बट अभी मैंने देखा कि जो FII थे, $8 बिलियन के आसपास का आउटफ्लो है। इस केस में एक रिटायर्ड पोर्टफोलियो, जो रिटायर्ड है उनका पोर्टफोलियो से इक्विटी कितना % रखना चाहिए, या पूरा इक्विटी निकाल के आप उसको लिक्विड या आर्बिट्राज में शिफ्ट करना चाहिए? अगर आपके पास आज इक्विटी है, अभी ना बेचें। ओके, जस्ट होल्ड इट, देयर इज मोर पेन। अभी दर्द और है, साल 18 महीने 2 साल, लेकिन उसे रखें। ओके। अगर आपको आवश्यकता है तो निकालना, वो आपकी मजबूरी है, बट अगर नहीं है तो, और अगर आपको नया पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो धीरे धीरे करके 12 से 18 महीने में पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ओके। ग्लोबल कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो? 15 to 20% आपका ग्लोबल पोर्टफोलियो होना चाहिए। गिफ्ट सिटी के माध्यम से छोटे अमाउंट्स में कंप्लायंट वे में, बिना किसी रिपोर्टिंग की जद्दोजहद, बिना टैक्सेशन की जद्दोजहद, बिना किसी कंप्लायंस की जद्दोजहद के आप गिफ्ट सिटी के माध्यम से कर सकते हो। गिफ्ट सिटी के थ्रू कंप्लायंस, टैक्सेशन इज टेकन केयर बाय द एसेट मैनेजर। फंड कैसे चूज करेंगे इन्वेस्टर? जब आप इंडिया में फंड चूज करते हो तो आप बात करते हो कि आपको अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना है। आपको फार्मा भी चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, फिर आपको अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी चाहिए। आप सारा पैसा SBI में नहीं डालना चाहते हो, थोड़ा SBI में, थोड़ा HDFC में, थोड़ा कोटक में। वैसे ही बाहर भी निवेश करने के लिए जो बेसिक्स है वो चेंज नहीं होंगे। बाहर जब आप निवेश करो तो अलग अलग ज्योग्राफीज के अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करें। बाहर कौन से सेक्टर्स हैं जो इंडिया में उपलब्ध नहीं है, उन्हें देखें। बाहर कौन से ऐसी ज्योग्राफीज हैं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में महारत हासिल है। SK Hynix फ्रॉम कोरिया इज द बिगेस्ट डेवलपर ऑफ memory chips. Taiwan Semiconductor is the monopoly business into AI oriented high value chips, high computing power chips. Okay. ASML from Netherlands is the only company which manufactures the machinery required to produce chips. अभी टाटा ने भी ASML के साथ एक कोऑपरेशन साइन किया है, धोलेरा में वो प्लांट्स बना रहे हैं। Similarly, US में जाओगे तो NVIDIA is the only company which designs most of the high computing chips. So designing and all of these media giants, theme parks, aerodynamics. So ऐसे बहुत सारे fields हैं जहाँ पे, and यहाँ पे when you go through Gift City, the fund managers create a portfolio for you. वहाँ पे फंड मैनेजर आपके लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है। वहाँ पे खाली एक ही चीज़ हमें देखने की जरूरत है। कुछ फंड्स हैं जो चाइना सेंट्रिक है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, बिकॉज चाइना हैज बीन अ ब्लैक बॉक्स एंड वी आर गोइंग थ्रू अ change in the world order today, and there's a high possibility where China will impact this changing world order because of its global supply chain mechanism, because of its high-end, low-cost manufacturing capacity. Also, China being India's top import partners. Okay, so उस scenario में investing in China with a black box economy and with high dependency becomes more riskier. Okay. So if you choose a China specific portfolio, then it's
it's concentrating on one economy. If it goes good, everything is good, but if does not goes good, then everything is hunky dory. So choose a portfolio which is more diversified across geolocations and across sectors. ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रैपिड फायर कुछ गेम खेलते हैं। Right. मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसमें बताना है कि वो रेड फ्लैग है, वॉच आउट करना है, या उससे हटना है, वो सही है, या ग्रीन फ्लैग है। यस, ग्रीन फ्लैग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गोल्ड अभी 1 लाख के ऊपर है, किसी इन्वेस्टर के पास 20 लाख रुपए है, क्या वो पूरा पैसा एक शॉट में गोल्ड में डाल दे? रेड फ्लैग। ओके, इट्स अ रेड फ्लैग। इंपोर्ट ड्यूटी 15% बढ़ गई है, हमें ग्रे मार्केट से सोना खरीदना है, इज इट रेड? इट्स अ बिग रेड फ्लैग। सोने में हाथ डालना आज लावे में हाथ डालने के बराबर है। डोंट पुट मनी। रिटायरमेंट के 18 महीने बाद हमने कुछ इक्विटी में पोर्टफोलियो बनाया, अब वो पोर्टफोलियो मार्केट अभी लॉस में है, उससे इक्विटी से निकलना चाहिए या और बाय करना चाहिए? Green flag. You should put more money into equity, but you have to be very cautious what kind of portfolio it is. It's a pure IT portfolio, get out of it. It's a mid cap, small cap IT portfolio, put more money into it. If it's a diversified portfolio, put more money into it. इंटरनेशनल इक्विटी फंड में 12% हमारा जो ये एलोकेशन है, या 15% एलोकेशन हमने लिया है, वहाँ और पैसे डालने चाहिए या स्टॉप करना चाहिए? You start with a risk appetite. It's a watch out. It's a watch out. If international equity has performed very well in the last 2-3 years, it's not necessary it will continue to perform. But we are in the middle of the AI cycle. We are still seeing huge development in the AI space every week. Okay. Every week. तो अभी हम डेवलपमेंट फेज में हैं, एंड डेवलपमेंट फेज में जो कर्व होती है ना, इट्स अ शार्प कर्व, शार्प अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो अभी डेवलपमेंट चल रही है, अभी सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आए हैं। जब सैचुरेशन पॉइंट पे आएंगे, देन यू कैन स्टार्ट विड्रॉइंग और स्टार्ट रिड्यूसिंग योर फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर। अभी तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने का समय। ओके, अभी अगर हमारे पास एक रियल एस्टेट है, इन्वेस्टमेंट फ्लैट में है, मैं दूसरा खरीदना चाह रहा हूँ इस टाइम पे, और लोग सोचते हैं कि उसका रिटर्न ज़्यादा आता है इन लॉन्ग टर्म पीरियड में, बट रियल यील्ड इज 2.5 से 3% का। इट्स अ रेड फ्लैग। वी आर गोइंग थ्रू कंजम्पशन डिस्ट्रेस। कंजम्पशन डिस्ट्रेस में हाई वैल्यू आइटम्स की कंजम्पशन इमीडिएटली इंपैक्ट होगी। यस, इमीडिएटली इंपैक्ट हो, आपकी ईएमआई बढ़ गई, आपकी लोन अमाउंट बढ़ गया, आपकी जॉब चली गई, यू विल डिफॉल्ट ऑन दिस। Probably in the next 1 year, we will see lot of distress housing sale in India. This will cause property prices to probably depreciate. This is a hunch. I'm not very sure about this, but property from my individual personal perspective is not an investment. It's an asset which you need. हर एक के पास अपना घर होना चाहिए, लेकिन हम उस ग्रीड में आ जाते हैं। जब एक घर होता है तो एक घर दिल्ली में होना चाहिए, गुड़गांव में, एक राजस्थान में, एक कलकत्ता में, तो वो ग्रीड है। रिटायरमेंट का 70% कॉर्पस एक ही लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं, इट्स अ रेड फ्लैग। इट शुड बी डाइवर्सिफाइड बिटवीन लाइक से 3 और 4 और 5। तो दोस्तों, आप ऐसा ही पॉडकास्ट सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम हर सैटरडे आपके लिए वेबिनार करते हैं, उस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करो। एंड तीसरा, अगर आप भी एक क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो तो हमसे जरूर कांटेक्ट करो। धन्यवाद। थैंक यू।